वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमृतसर मैथ्स PSR। और आज हमारी ये 9th की नई वीडियो है जो चैप्टर 5 यानी यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, और एक ही वीडियो में सारा काम खत्म। वैसे तो इस चैप्टर का आगे हमें ज्योमेट्री में बहुत यूज करना है, पर्टिकुलरली इस चैप्टर का क्वेश्चन कोई आए या ना आए, बट इसका जो यूज है वो नेक्स्ट हमारी ज्योमेट्री में है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो ये जो चैप्टर है वैसे तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, बट इसमें ज्योमेट्री का जो स्टार्टिंग है वो भी सब बताया है कि पहले समय में ज्योमेट्री क्या थी और कैसे डेवलप हुई। तो यहाँ आके सबसे पहले हमें देखना है कि जो ज्योमेट्री वर्ड है वो पहले जो ग्रीक लेटर थे उनसे मिला के ज्योमेट्री वर्ड को बनाया है, जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। क्योंकि जो पहले हमारी ज्योमेट्री डेवलप हुई है पुराने समय में, जो सिविलाइजेशंस थी हमारी, चाइना, इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया, तो सारी सिविलाइजेशन में जो ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता था वो मेजरमेंट और कैलकुलेशंस में, एरियाज के निकालने में, इन सब चीजों में हुआ करता था। यहाँ जैसे प्रॉब्लम्स फेस की इजिप्ट में लोगों ने कि नील रिवर में जब बाढ़ आती थी और उससे जो उनकी जो फील्ड्स थे उसकी बाउंड्रीज जब डिस्ट्रॉय हो जाती थी और फिर वो नए सिरे से जब उन बाउंड्रीज को कैलकुलेट करते थे तो वो एरियाज में उन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज करते थे। इसके अलावा जो उन्होंने पिरामिड्स वगैरह बनाए वो उसमें उन ज्योमेट्री की कैलकुलेशन और फॉर्मूलों का यूज किया। तो कुल मिला के वो लोग जानते थे कि ज्योमेट्री को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और वो इसका प्रैक्टिकल यूज किया करते थे। इधर हम इंडिया की बात करें तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो अवशेष मिले हैं उसमें जो उनकी सिटीज थी वो प्लांट सिटी थी, जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही प्रॉपर था। इसके अलावा जो रोड्स थी वो पैरेलल थी, यानी उनको पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट भी पता थे। इसके अलावा जो ब्रिक्स उन्होंने यूज की उसमें मकानों के बनाने में, वो ब्रिक्स के जो डायमेंशन थे वो भी बड़े स्टैंडर्ड डायमेंशन थे कि जो लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशो था वो 4:2:1, यानी कि जो लेंथ थी वो विड्थ की हाफ थी, यानी जो विड्थ थी वो लेंथ की हाफ थी। विड्थ को उन्होंने उतना रखा जितनी लेंथ की हाफ होती है, और हाइट को उन्होंने उतना रखा जितना विड्थ का हाफ होता है, यानी कि तीनों चीजों का जो रेशो रहा वो 4:2:1, यानी अगर हाइट 1 सेंटीमीटर है तो विड्थ उसकी डबल थी और लेंथ फिर विड्थ की डबल थी। तो कुल मिला के जो ज्योमेट्री थी उसको वो प्रैक्टिकली यूज किया करते थे। इसके अलावा अथर्ववेद में जो श्री यंत्र दिया हुआ है वो भी एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज किया है जो कि रिजेंबल होते हैं 43 ट्रायंगल्स में। तो कुल मिला के ज्योमेट्री को सब लोग यूज किया करते थे और वो काफी डेवलप थी उस समय भी। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, तो उस पे प्रेजेंट में आने से पहले यूक्लिड पे आए। तो यूक्लिड जो थे वो फादर ऑफ ज्योमेट्री कहलाते थे, और यूक्लिड से पहले एक मैथमेटिशियन हुए ग्रीस में, थेल्स, जिनका क्लास 10th में भी है सिमिलर ट्रायंगल्स में, थेल्स थ्योरम है। वो थेल्स जो थे उन्होंने मैथमेटिक्स का सबसे पहला प्रूफ दिया था कि एक सर्कल को जो डायमीटर होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये सबसे पहला प्रूफ था थेल्स के द्वारा दिया हुआ। और थेल्स के एक स्टूडेंट थे पाइथागोरस, और पाइथागोरस ने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, क्योंकि पाइथागोरस भी एक स्कूल चलाते थे मैथमेटिक्स का, तो उन्होंने भी ज्योमेट्री के फील्ड में काफी सारा वर्क किया। और अराउंड 300 BC एक नए मैथमेटिशियन डेवलप हुए जो अलेक्जेंड्रिया एक जगह है इजिप्ट में, वहां टीचर थे मैथ्स के, और उन्होंने जो उस समय ज्योमेट्री डेवलप थी माउथ टू माउथ, यानी इन रिटिन कुछ इतना ज्यादा लिटरेचर नहीं था, उसको सबको कलेक्ट किया और एक अपनी बुक लिखी, उसका नाम था एलिमेंट्स। उस बुक के अंदर 13 चैप्टर्स थे जो एक्चुअल में चैप्टर्स ना होके वो भी एक इंडिविजुअल बुक्स थी, और उस बुक में उन्होंने लगभग सारी मैथमेटिक्स पे वर्क किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। अब जो यूक्लिड थे उन्होंने उस समय अपनी लैंग्वेज में जो ज्योमेट्री दी थी, और हम उस ज्योमेट्री को अगर आज की ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस चैप्टर में हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे कि जो आज की ज्योमेट्री है वो उस समय की ज्योमेट्री से किस तरह कनेक्टेड थी। तो यूक्लिड ने उस समय जो ज्योमेट्री में कुछ टर्म्स हम
पढ़ते थे, जैसे लाइन, पॉइंट, सरफेस, एज, ये सबको डिफाइन किया और कुछ टर्म्स अनडिफाइंड भी छोड़ दी गई। इसी बीच में यूक्लिड ने क्या किया, कुछ ऐसे सपोजिंग जो किया करते थे, कुछ उन्होंने ली जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते थे और उन यूनिवर्सल ट्रुथ को उन्होंने नाम दिया एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स मैथमेटिक्स में हर जगह यूज किए जा सकते हैं और पोस्टुलेट्स केवल पर्टिकुलरली ज्योमेट्री के लिए बनी थी। यानी ये ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ थे जो विदाउट प्रूफ हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो अब हम सबसे पहले उनके वही एक्सियम्स और पोस्टुलेट को पढ़ेंगे क्योंकि उन्हीं का हमें आगे ज्योमेट्री में यूज करना है। तो ये जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट थे उनके, वो क्या थे, तो इनका वैसे जो सीरियल उसमें बुक में दिया है, जरूरी नहीं कि हम उसी सीरियल से पढ़ेंगे क्योंकि हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें केवल कुछ इंपॉर्टेंट 7 एक्सियम्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला इनका एक्सियम्स था थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर equal to one another। Things which are equal to same thing are one equal to one another। यानी कि जो चीजें एक ही चीज के इक्वल होती है वो आपस में भी इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमारे पास एक एरिया है किसी ट्राइंगल का और ये इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, और अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है और रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के इक्वल है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, यानी रेक्टेंगल दोनों में कॉमन है, ट्राइंगल का एरिया भी रेक्टेंगल के इक्वल है, स्क्वायर का एरिया भी रेक्टेंगल के इक्वल है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये एक एक्सियम है यूक्लिड का जिसको हम आगे यूज करेंगे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू x डिग्री। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये था यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसे ही उनका एक और एक्सियम था, सेकंड एक्सियम यूक्लिड का, कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, सेकंड एक्सियम था इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, होल्स आर इक्वल। यानी कि इस एक्सियम में उन्होंने ये बताया कि अगर दो चीजें इक्वल है, जैसे a इक्वल b, या जैसे एंगल a एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दो एंगल आपस में इक्वल है, सपोज इनकी वैल्यू x डिग्री है, दोनों की वैल्यू x, तो अगर हम इन दोनों में कोई इक्वल कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल आएगा। यानी कि 1 + 2 1 + a इज इक्वल टू 2 + a, मीन्स कि दो चीज अगर इक्वल है और उनमें हमने कांस्टेंट वैल्यू को ऐड किया तो जो हमारा होल बनेगा वो होल भी आपस में इक्वल होगा। इसी का एक तीसरा और उन्होंने एक्सियम दिया, वहां एडिड की जगह उन्होंने सबट्रैक्टेड यूज किया, सबट्रैक्टेड। इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, 2 नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। If equals are subtracted from equals, then the remainders are equal. Remainders are equal. यानी अगर दो चीज इक्वल है और अगर हम इक्वल चीजों में से इक्वल नंबर चीज माइनस करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो भी इक्वल होगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो एंगल 1 और 2 इक्वल है और अगर हम इनमें से कांस्टेंट वैल्यू दोनों में से माइनस करते हैं तो जो आंसर बचेगा यानी कि रिमाइंडर
वो भी इक्वल होगा। तो कुल मिला के 3 एक्सियम हो गए। और जो 4th एक्सियम था वो इनका था कि अगर सपोज हमारे पास कोई 2 चीजें हैं जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, द थिंग्स कोइंसाइड वन अनदर, जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, द थिंग्स कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड वर्ड का मतलब क्या है? कोइंसाइड का मतलब है ओवरलैप या एक दूसरे को कवर करना, यानी एक दूसरे के जैसा होना, सेम थिंग। सेम थिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोइंसाइड। तो कोइंसाइड का मतलब है जैसे एक मेरा हाथ है और ये दूसरे हाथ के साथ मैं इसको कोइंसाइड करता हूं, तो ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा, तुम्हारे हाथ के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों हाथ इक्वल है। तो जो चीजें इक्वल होती है वही एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। तो जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं मैथमेटिकली वो चीजें इक्वल मानी जाती है, यानी कि सेम थिंग्स आर कोइंसाइड टू ईच अदर, या जो चीजें कोइंसाइड कर रही है वो सेम ही होंगी। इसके बाद में हमारे पास एक 5वां पोस्टुलेट भी, इसका एक्सियम भी है, 5th एक्सियम है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। होल का मतलब जैसे हमारे पास एक लाइन है ए बी, और अगर हम इसमें एक पॉइंट लेके, मान लो सी एक पॉइंट ले लें, तो ये पॉइंट इस लाइन के 2 पार्ट करेगा, यानी कि जैसे ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो ये होल है और ये इसके पार्ट्स हैं, तो ये होल हमेशा इन पार्ट से बड़ा होगा, यानी ए बी ग्रेटर देन ए सी एंड ऑल्सो ए बी ग्रेटर देन बी सी। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली सोच सकते हो, जैसे 100 इक्वल टू 30 प्लस 70, तो तुम देखोगे 100 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 30 एंड 100 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 70, यानी होल हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। जैसे हमारी बॉडी होल, और अगर हम इसका एक अपना हाथ देखें तो ये इसका पार्ट, तो हम देखेंगे ये जो पार्ट है हमारा बॉडी का वो हमारे होल से छोटा ही होगा। तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। इसके बाद फिर हमारे पास एक एक्सियम और है, वो है एक्सियम 6 कि थिंग्स विच आर double of the same things are equal to one another. The things which are double of same thing are equal. जो चीजें सेम के इक्वल डबल होती है, इक्वल चीजों के डबल होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। The things which are doubles of the same things, जो सेम थिंग है तो उनके डबल भी इक्वल होते हैं। जैसे A और B 2 चीजें इक्वल है, तो अगर हम इसको डबल करते हैं तो 2A इक्वल 2B, यानी कि हम इस एक्सियम से ये मतलब निकालते हैं कि कहीं भी हमें अगर चीज इक्वल मिलती है तो हम उसको बोथ साइड कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे इन्होंने डबल से करके दिखाया था, तुम कल को ट्रिपल से भी कर सकते हो, 4 टाइम्स भी कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें कहीं मिलता है एंगल AOB इक्वल एंगल COD, तो तुम इसको 2 इंटू एंगल AOB 2 इंटू एंगल COD बोल सकते हो, यानी कि तुम 2 की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये हम करते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको उन्होंने एक्सियम की फॉर्म में बताया कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू वन अनदर। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट 7, वो भी कुछ कुछ यही है, इसी से मिलता जुलता है। तो थिंग्स विच आर हाफ्स, यानी कि डबल की जगह हाफ आ गया। तो अगर हम 2 चीजें इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। जैसे 2 चीजों के डबल इक्वल होते हैं, ऐसे 2 चीजों के हाफ इक्वल होते हैं। और हाफ का मतलब क्या होता है? जैसे डबल का मतलब तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो हाफ का मतलब होता है डिवाइड बाय 2। यानी कि अगर 2 चीजें इक्वल है और हम उनको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी हाफ करते हैं उनका, तो वो भी इक्वल होता है। यानी इक्वल चीज को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर भी इक्वल आएगा।
तो इस तरीके से 7 जिन्होंने एक्सियम्स दिए थे, और इन 7 एक्सियम्स के अलावा उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, बट यूज्ड इन ओनली इन ज्योमेट्री। पोस्टुलेट को केवल हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं और एक्सियम्स को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरी मैथमेटिक्स में। तो पहला जो उनका पोस्टुलेट था वो ये था, ए लाइन टर्मिनेटेड लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 2 पॉइंट। यानी हम 2 पॉइंट से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि हमें एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। यानी एक यूनिक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी 2 गिवन पॉइंट से। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से एक लाइन बनाई जा सकती है। यानी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इनका दूसरा जो पोस्टुलेट था वो था कि a terminated line can be produced indefinitely। यानी कि एक लाइन यहां पे जो इन्होंने टर्मिनेटेड लाइन यूज किया है, वर्ड यूक्लिड ने ये किया है लाइन सेगमेंट के लिए। तो अगर एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, तो हम उस लाइन सेगमेंट को दोनों साइड कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब जब भी हम ज्योमेट्री करेंगे तो हम इस काम को एक कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन में कभी भी कोई हमारे पास जैसे फिगर होती है, सपोज ये ट्राइंगल है, तो हम इसकी किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में और कितना भी। तो ये हमें कॉन्सेप्ट कहां से पता चला? यूक्लिड के इस पोस्टुलेट से कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली, यानी इसको हम कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनिटली इन द बोथ डायरेक्शन। इसके बाद जो थर्ड इन्होंने वो दिया था पोस्टुलेट, वो दिया था कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस एंड सेंटर। एक सर्कल को हम ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो रेडियस और एक सेंटर। यानी किसी भी सेंटर से हम किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी एक सर्कल को बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, सेंटर और रेडियस। ऐसे इनका फोर्थ पोस्टुलेट था कि एक ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। इनका पोस्टुलेट था कि सारे राइट एंगल इक्वल होते हैं। यानी अगर हम एक राइट एंगल बनाते हैं, एंगल AOB ये 90 डिग्री का, और एक राइट एंगल हम और बनाते हैं एंगल POQ, एक राइट एंगल मेजरमेंट है उसका 90 डिग्री, तो वो कहते हैं कि सारे राइट एंगल बराबर होते हैं। यानी इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ, क्योंकि दोनों राइट एंगल है। वैसे तुम देखो तो ये जो इनका फर्स्ट एक्सियम था, फर्स्ट एक्सियम से करेक्ट हो जाता है। ये फर्स्ट एक्सियम था कि ऑल थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे एंगल AOB है 90 डिग्री का और इधर एंगल POQ की वैल्यू भी है 90 डिग्री। तो इसका मतलब थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये इससे भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट एंगल की जगह कल को 60 डिग्री मिल जाए या कल को यहाँ पे 80 डिग्री मिल जाए, तब भी तुम उसको इक्वल बोल सकते हो और उस समय तुम उसमें फर्स्ट एक्सियम का यूज कर सकते हो। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये 4 एक्सियम तो बड़े छोटे छोटे से दिए वो पोस्टुलेट, लेकिन जो इनका फिफ्थ पोस्टुलेट था थोड़ा खतरनाक था, मैंने पहले से लिख लिया। तो ये काफी बड़ा पोस्टुलेट है, मैं तुम्हें पढ़ के सुना देता हूँ। स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट देन टुगेदर लेस देन द 2 राइट एंगल्स, then the 2 straight line if produced indefinitely meet on the side which the sum of the angles less than 2 right angles। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है
वैसे दो लाइन की हमारे पास दो पोजीशन होती है किसी प्लेन में। अगर हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, यानी कि दो केस बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो अगर हम एक तीसरी लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन जो इनको इंटरसेक्ट करे, इनके ऊपर एक हम और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो हम तीसरी लाइन ड्रॉ करते हैं इसको कायदे में हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल अभी नेक्स्ट चैप्टर इसी चीज के ऊपर है, लाइंस और ट्रांसवर्सल के ऊपर है सारा चैप्टर। तो जब भी ये तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करेगी दो स्ट्रेट लाइन को, तो ये 8 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें भी 8 बनेंगे, इसमें भी 8। इन 8 एंगल में से 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 4 एक्सटीरियर होते हैं। तो ये बाहर वाले तो एक्सटीरियर होते हैं जिनमें मैं क्रॉस बना रहा हूं, क्योंकि इस पोस्टुलेट का इनके लिए कोई यूज नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब ये ऐसा होता है तो मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो कौन कौन से हो गए, 4 और 6, और दूसरा ग्रुप बन गया 3 और 5। ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो दो ग्रुप बने हमारे पास, 4 और 6 और 3 और 5। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, इन चारों एंगलों का सम होगा 360 डिग्री, ये फिक्स है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा, इनका भी सम भी 180 होगा, तो मिला के चारों का सम होता है 360। तो उनमें से जब हम इनको प्लस करते हैं, जैसे सपोज मान लो इनका सम जो आया एंगल 4 + 6 का सम आया सपोज 120 डिग्री, तो तुम देखोगे कि एंगल 3 और 5 का जो सम आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ 60 कम रह गया, तो 180 में 60 जोड़कर 240 हो जाएगा। ये 100% फैक्ट है मैथमेटिकली कि अगर इनका सम 120 आया दोनों का मिला के, तो इनका सम 240 आएगा। तो जब हम देखते हैं कि अब हम इंडेफिनिटली अगर इन लाइन सेगमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ, तो उस साइड ये लाइन मिलेंगी जिस साइड के एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री होगा। यानी जब एंगल 4 + 6 का सम लेस देन 180 डिग्री है, तो उसी साइड हम अगर लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो वो लाइन आपस में मिल जाएंगी। जिस साइड का सम 180 से बड़ा होगा उस साइड प्रोड्यूस करने पे ये लाइन नहीं मिलेंगी। और अगर एग्जैक्ट 180 होगा तो फिर पैरेलल लाइन का केस बनेगा। पैरेलल लाइन के केस में हमेशा तुम देखोगे इन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता है, और इधर भी इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम भी 180 आता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से उन्होंने ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट दिए जो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे मैथमेटिक्स में हम ज्योमेट्री में इनका यूज करने वाले, और इन्हीं का यूज करके उन्होंने यूक्लिड ने आगे फिर कुछ और जो स्टेटमेंट थे उनको प्रूव किया। यानी एक्सियम्स और थ्योरम पोस्टुलेट का यूज करके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव किया, और बाद में उन प्रूव स्टेटमेंट्स को नाम दिया थ्योरम्स का। यानी थ्योरम्स इसके बाद डेवलप हुए, और करीब उन्होंने अपनी जो एलिमेंट्स बुक है उसमें 465 थ्योरम्स के बारे में बताया हुआ है। वो थ्योरम्स में से कुछ थ्योरम्स भी हम आगे यूज करेंगे। तो कुल मिला के यूक्लिड जी ने सारी जो ज्योमेट्री हमें बताई, वो सारी ज्योमेट्री को अब हमें आगे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली यूज करना होता है। तो आज इस चैप्टर में मैंने तुम्हें जो बताया वो आगे हमें जो यूज करना है वो सब मैंने बताया। अब तुम सारे एग्जाम पोस्टुलेट लर्न करोगे, और इनको फिर प्रैक्टिकली किस तरह से यूज करते हैं वो भी मैंने तुम्हें बताया। वीडियो को 1-2 बार लगातार देखो। थैंक यू।